हेलो एवरीवन, आज हम फार्मा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम आपका क्या है, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स या एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। तो देखो ये होते क्या हैं, ये वे ड्रग्स होती हैं आपकी, मान लो आपकी कोई भी एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग है, ये करती क्या है, आपके सिंपैथेटिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, आपके सिंपैथेटिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से आपका जो आपका नोरेपिनेफ्रिन है या फिर नोरेड्रेनालिन है वो आपका इससे बाइंड नहीं कर सकता, किसके, सिंपैथेटिक रिसेप्टर से, और जिसकी वजह से आपका क्या शो नहीं होगा, आपका सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स शो नहीं होगा। ठीक है, अब होता क्या है, सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स आपके कौन कौन से थे, आपके दो, अल्फा और बीटा। तो क्या कर रही है, इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है ना, आपके अल्फा और बीटा को ब्लॉक कर रही है, इसलिए हमने इनको क्या बोला, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स। अब अगर इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्या, आपके अल्फा ब्लॉकर्स और आपके बीटा ब्लॉकर्स। अब देखो इनमें ना अल्फा ब्लॉकर्स को आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अल्फा ब्लॉकर्स क्या है, आपके सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव आपके कौन से, आपके अल्फा कितने टाइप के थे, आपके अल्फा 1 और आपका क्या था, अल्फा 1 और अल्फा 2, अल्फा 1 और अल्फा 2। सेलेक्टिव वो हैं जो सेलेक्टिवली या तो अल्फा 1 के रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे या अल्फा 2 के रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। ठीक है, वे ड्रग्स जो आपके, मान लो आपका अल्फा 1 रिसेप्टर है और ये आपका अल्फा 2 रिसेप्टर है, जो ड्रग है जिसका हमको पता है कि वो सिर्फ अल्फा 1 को ही ब्लॉक करेगी, उसको हमने किस में डाला, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर या सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर। और नॉन सेलेक्टिव क्या, नॉन सेलेक्टिव किसी को भी बाइंड कर सकते हैं, नॉन सेलेक्टिव ड्रग आएगी वो इस पर भी जा सकती है और वो उस पर भी जा सकती है। ठीक है, तो देखो क्या है, अल्फा ब्लॉकर्स हमने इनको कितने पार्ट्स में बांटा, सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव में क्या, जो अल्फा 1 सेलेक्टिव है, जो सिर्फ आपके अल्फा 1 को ब्लॉक करेंगी, और अल्फा 2 जो आपके सिर्फ अल्फा 2 को ब्लॉक करेंगी। तो अल्फा 1 सेलेक्टिव में हमारे एग्जांपल क्या क्या है, हमारा प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन और आपका क्या, टामसुलोसिन, आपकी सिन फैमिली। ठीक है, प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन और आपका टामसुलोसिन। अल्फा 2 सेलेक्टिव क्या है आपका, तो योहिम्बिन और रोवल्साइन, ये आपको ज़्यादा याद रखना, योहिम्बिन आपका इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, योहिम्बिन। अब नॉन सेलेक्टिव में, नॉन सेलेक्टिव कौन से, जो आपके दोनों अल्फा और बीटा दोनों को ही ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, यानी सॉरी, अल्फा ब्लॉकर्स जो सिर्फ आपके अल्फा 1 को भी ब्लॉक कर दें और अल्फा 2 को भी, दोनों को ही ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या है आपके नॉन सेलेक्टिव में, नॉन सेलेक्टिव को भी हमने दो पार्ट में किया, रिवर्सिबली शॉर्ट एक्टिंग, आपके एक तो रिवर्सिबली शॉर्ट एक्टिंग और आपके क्या, इरिवर्सिबली लॉन्गर एक्टिंग। ठीक है, हम इनको दो पार्ट में बांटा। रिवर्सिबली शॉर्ट एक्टिंग में आपके क्या क्या है, आपका फेंटोलामाइन, ठीक है, और आपका टोलाजोलाइन, फेंटोलामाइन और टोलाजोलाइन आपके रिवर्सिबली शॉर्ट एक्टिंग में, और आपके इरिवर्सिबली लॉन्गर एक्टिंग में क्या क्या आपका, फिनोक्सीबेंजामीन। ठीक है, अब आओ थोड़ा सा फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ लेते हैं हम। प्राजोसिन आपका क्या है, प्रोटोटाइप, इट इज़ वेल अब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके जीआईटी में से क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है। इसकी लो बायो अवेलेबिलिटी है, एक्सटेंसिवली प्रोटीन बाउंड है, सीरम हाफ लाइफ इसकी अबाउट 3 आवर्स। ठीक है, एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी, और प्राजोसिन आपकी कहाँ से एक्सक्रीट हो जाती है, आपके किडनी से एक्सक्रीट हो जाती है। ठीक है, आपकी किडनी से आपकी प्राजोसिन एक्सक्रीट हो जाती है। अब देखो टेराजोसिन, अब देखो प्राजोसिन की आपकी लो बायोअवेलेबिलिटी, टेराजोसिन की आपकी हाई बायोअवेलेबिलिटी, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म, हाफ लाइफ इसकी भी कितनी, 9 से 12 घंटे, और एक्सक्रीटेड बाय ये भी क्या, किडनी, दोनों ही एक्सक्रीट बाय किडनी। देखो इसकी डॉक्साजोसिन क्या होगा, डॉक्साजोसिन क्या आपका मॉडरेट बायोअवेलेबिलिटी और लॉन्ग हाफ लाइफ इसके अबाउट 22 आवर्स और एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म शो करता है। अब देखो टेम्सुलोसिन, हाई बायोअवेलेबिलिटी, हाफ लाइफ इसकी कितनी है, 9 to 15 आवर्स, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म, लेस पोस्चरल हाइपोटेंशन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, फेंटोलामाइन में देखो लिमिटेड अब्जॉर्प्शन व्हेन गिवन ओरली, लिमिटेड अब्जॉर्प्शन होगा जब आप इसको ओरली दोगे, हाफ लाइफ इसका 5 से 7 घंटे। ठीक है, अब देखो फिनोक्सीबेंजामीन, फिनोक्सीबेंजामीन आपका क्या है, इरिवर्सिबली लॉन्गर एक्टिंग। ठीक है, क्या है आपका, नॉन सेलेक्टिव, अब्जॉर्ब ओरली, लो बायोअवेलेबिलिटी, वेरी लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, अब आओ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है इसका, सिंपल सा है, ये आप अब सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है वो इसी को आके ब्लॉक करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या था, प्राजोसिन एंड अदर अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स कंपिटिटिवली एंड रिवर्सिबली ब्लॉक अल्फा 1 रिसेप्टर। ठीक है, इसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। एंड ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ कैटाकोलामाइन, आपका कैटाकोलामाइन का एग्जांपल क्या, नोरेपिनेफ्रिन, वो आपके नोरेपिनेफ्रिन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देता है आपके कैटाकोलामाइन और अल्फा 1, आपका मतलब सिंपैथेटिक रिस्पांस नहीं शो होगा। यानी कि क्या, इसने आपका अल्फा 1 रिसेप्टर पे इफेक्ट ऑफ कैटाकोलामाइन जो होता है उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब नॉन सेलेक्टिव रिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स कंपिटिटिवली एंड रिवर्सिबली ब्लॉक बोथ, दोनों को ही ब्लॉक कर सकते हैं, अल्फा 1 को भी और आपके किसको, अल्फा 2 को भी, एंड ब्लॉक्स द इफेक्ट ऑफ कैटाकोलामाइन ऑन अल्फा रिसेप्टर्स। इसका एग्जांपल क्या आपका, फेंटोलामाइन। अब नॉन सेलेक्टिव इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव इरिवर्सिबल, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स कंपिटिटिवली एंड इरिवर्सिबली ब्लॉक बोथ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर्स एंड ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ कैटाकोलामाइन ऑन अल्फा रिसेप्टर्स। इसका एग्जांपल क्या आपका, फिनोक्सीबेंजामीन। ठीक है, फिनोक्सीबेंजामीन। अब देखो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स देखो, अब फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या थे, जो आपका एड्रेनर्जिक ड्रग्स कर रही थी, या आपका क्या बोले हम, जो आपके कैटाकोलामाइन्स कर रहे थे, उसका ये क्या करेंगे, अपोज करेंगे। यानी देखो यहाँ पे मैंने देखा, जब आपका अल्फा 1 स्टिमुलेट होता था वो आपका क्या कर रहा था, वैसोकंस्ट्रिक्शन। इसमें देखो सीरियस में क्या करेगा, अल्फा 1 अगर आपका रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, मस्कुलर स्मूथ मसल में रिलैक्सेशन, उसको सोजोना, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका वैसोडाइलेशन, जिसकी वजह से आपका डिक्रीज पीवीआर और डिक्रीज ब्लड प्रेशर, देयर में भी पोस्चुलर हाइपोटेंशन एंड रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। ठीक है, आपको रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया और पोस्चुरल या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है। पोस्चुरल हाइपोटेंशन और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन दोनों ही सेम चीज़ है, आपकी एक ही बात है। और ये पोस्चुरल हाइपोटेंशन क्या होता है, जब भी मान लो आप लेट के खड़े होते हो
और आपको थोड़ी बेहोशी सी फीलिंग होती है, क्योंकि आपका जो है ब्लड फ्लो ठीक नहीं होता उसे वहाँ पे, ठीक है। उसके वजह से आपको पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाता है। क्या है फिर, देयर में भी पोस्चरल हाइपोटेंशन एंड रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कन्वर्ट्स प्रेशर रिस्पांस ऑफ एपिनेफ्रिन टू डिप्रेसर रिस्पांस कॉल्ड एपिनेफ्रिन एंड वैसोमोटर रिवर्सल फिनोमेना। हम ये देखेंगे आगे। अब देखो ब्लड एंड प्रोस्टेट पे क्या करता था आपका जो अल्फा 1 है, वो अल्फा 1 क्या करता था, यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है, यूरिनरी रिटेंशन। तो देखो यहाँ पे ब्लैडर पे क्या करेगा, ब्लॉक्स अल्फा 1 रिसेप्टर ऑन द बेस ऑफ ब्लैडर एंड स्फिंक्टर एंड प्रोस्टेट, रिलैक्सेस दी स्मूथ मसल। यहाँ पे यूरिनरी रिटेंशन होता है, यहाँ पे आपका यूरिन निकलेगा, यूरिनरी आउटफ्लो बाय डिक्रीज रेजिस्टेंस। अदर इफेक्ट क्या है, माइड्रेसिस करता था, तो यहाँ पे क्या करेगा, ब्लॉकर मियोसिस करेगा, ठीक है। अब आओ नीचे। अब देखो वैसोमोटर रिवर्सिबल फिनोमेनन ऑफ डेल क्या है, जो कि एपिनेफ्रिन है आपका। तो देखो इसको समझने के लिए आप ये याद रखो, जो आपका एड्रेनलिन है ना, वो आपका स्टिमुलेट करता है किसको, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 को, ठीक है। और देखो अल्फा 1 आपका क्या करवाता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन, और बीटा 2 को क्या कराता है, वैसोडाइलेशन। यहाँ देखो इसी में देखो, ये बीटा 2 के एग्जांपल्स, मैंने बीटा 2 के एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रखे हैं। इसमें लिख रखा है स्केलेटल मसल ब्लड क्या करता है, वैसोडाइलेशन। कौन सा, बीटा 2। और अल्फा 1 क्या करा रहा था आपका, पहला ही पॉइंट है वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें होता क्या है, अल्फा 1 क्या करा था आपका, वैसोकंस्ट्रिक्शन, बीटा 2 क्या कराता है आपका, वैसोडाइलेशन। अब देखो अल्फा 1 जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो आपका जो आपका बीटा 2 है ना वो सेंसिटिव है। यानी कि क्या है, जो आपका बीटा 2 है वो आपकी लो डोज पे भी स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है, लो डोज पे भी स्टिमुलेट हो जाता है। और ये जो आपका अल्फा 1 है ये हाई डोज पे स्टिमुलेट होता है, ठीक है, हाई डोज पे स्टिमुलेट होगा, बट ये स्ट्रॉन्ग है। अभी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने हाई डोज में एड्रेनलिन दे दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, आपने ज़्यादा एड्रेनलिन दे दिया और आपका अल्फा 1 स्टिमुलेट हो गया। मतलब आपका पहले तो बीटा 2 अल्फा 1 जब आपने हाई डोज में दिया दोनों स्टिमुलेट हुए, क्योंकि ये आपकी कम वैल्यू पे एक्टिवेट हुआ या आपकी थोड़ी ज़्यादा वैल्यू पे एक्टिवेट हुआ, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है तो पहले ये अपना इफेक्ट शो करेगा। अब ये देखो, लो डोज में बीटा 2 स्टिमुलेट, हाई डोज में अल्फा 1 बीटा 2 बोथ स्टिमुलेट, बट एज अल्फा 1 इज स्ट्रॉन्ग इट विल शो इट्स इफेक्ट एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। जस्ट एग्जांपल के देखो, हमने 1000 मोलिक्यूल आईवी दिया, आपका अल्फा 1 तो स्टिमुलेट हो रहा था 50 पे, आपका बीटा 2 स्टिमुलेट हो रहा था 110 पे। हमने 100 मोलिक्यूल आईवी दिया है उसको, तो 50 पे तो आपका एक्टिवेट हो गया, क्या आपका, क्या 50 पे क्या हो गया आपका अल्फा 1 आपका क्या करेगा, अल्फा 1 आपका क्या करवाएगा, अल्फा 1 की वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। अब जैसे ही एड्रेनलिन का मेटाबॉलिज्म हुआ, जब ये मेटाबोलाइज्ड हुआ तो इसकी मान लो वैल्यू घट के 50 वापस आ गई, 50 जैसे ही 49 आई, अब क्या होगा 49 पे तो ये एक्टिवेट नहीं होगा अल्फा 1, उस पर क्या हो गया, बीटा 2 एक्टिवेट हो गया आपका, पहले से एक्टिवेट था लेकिन अब अकेला वही कर रहा है। अब बीटा 2 क्या करा था आपका, वैसोडाइलेशन। अब जैसे ही वैसोडाइलेशन कराएगा उसकी वजह से आपका बीपी और कम हो जाएगा, ठीक है, और कम हो जाएगा। फिर जैसे मेटाबॉलिज्म होगा उसका, जैसे फिर नॉर्मल लेवल पे एड्रेनलिन आएगा आपका, वैसे ही फिर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। यानी जब एड्रेनलिन गया पहले आपका राइज हुआ क्योंकि अल्फा 1 स्टिमुलेट हुआ, फिर आपका बहुत ही डाउन गया क्योंकि क्यों, आपका बीटा 2 स्टिमुलेट हुआ, फिर नॉर्मल आया। वही ये कहता है, देखो adrenaline in therapeutic dose acts on alpha 1 receptor present on the vascular smooth muscle and causes vasoconstriction, thus increase blood pressure, but when alpha receptor is blocked by an alpha blocker, जब हमने alpha blocker block कर दिया, adrenaline act on beta 2 receptor, आपका सिर्फ beta 2 receptor का represent on the blood vessel cause, उसके वजह से क्या होता है आपका vasodilation and thus decrease आपका क्या blood pressure, आपका blood pressure क्या हो जाता है, decrease, ठीक है। अब आगे चलो क्लिनिकल यूज़ में देखो, या फिर इसके इंडिकेशंस बोलो, हम इनको कहाँ दे सकते हैं, हम इसको कहाँ दे सकते हैं, हम इसको माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में दे सकते हैं। आपको हाइपरटेंशन है, ड्रग ऑफ चॉइस आपकी क्या है, आपकी प्राजोसिन, क्योंकि क्या है, हाईली सेलेक्टिव, नो एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लाज्मा लिपिड कंसंट्रेशन, नो पोस्चरल हाइपोटेंशन, नो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, ठीक है। टेराजोसिन डॉक्साजोसिन भी दे सकते हैं। अब देखो जो आपका रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया है वो क्यों होता है आपका, क्योंकि देखो आपको, अगर आपको याद हो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे आपका अल्फा 2 ब्लॉकर होता है, तो वो अगर अल्फा 2 ब्लॉकर ब्लॉक हो गया, देखो मैं ऊपर जाकर बताता हूँ, जैसे इसमें मैंने बताया था आपको, अगर मान लो आपका अल्फा 2 ब्लॉक, ये आपकी क्या है, प्रीसिनेप्टिव नर्व एंडिंग, अगर आपके प्रीसिनेप्टिव नर्व एंडिंग आपका अल्फा 2 ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया आपका, तो क्या होगा, आपका नोरेड्रेनालिन तो रिलीज होता ही जाएगा, क्योंकि अल्फा 2 आपका क्या भी करता था, आपका नेगेटिव फीडबैक भी देता था आपके नोरेपिनेफ्रिन पे, जिसकी वजह से क्या आपका नोरेपिनेफ्रिन साइनेप्टिक लेफ्ट में नहीं निकलता था। अब अल्फा 2 तो है नहीं, ब्लॉक कर दिया हमने तो निकलता जाएगा, उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, आपका टैकीकार्डिया, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो सकता है आपको, ठीक है। तो इसका यही है, अगर आपने अल्फा 2 ब्लॉक कर दिया तो उसमें क्या होगा, उसके समय को टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं क्लिनिकल यूज या इंडिकेशन जो हम देख रहे थे, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में क्या दोगे, आपका प्राजोसिन, ठीक है, वो क्या टेराजोसिन और डॉक्साजोसिन, या फिर आप क्या भी दे सकते हो, बिनाइन हाइपरप्लेसिया ऑफ प्रोस्टेट, उसमें क्या दोगे आप, टैमसुलोसिन, प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन। अब देखो आपका बीपीएच होता क्या है, बीपीएच में आपका कुछ नहीं होता, जब आपका प्रोस्टेट है ना, या आपका प्रोस्टेट नॉर्मल प्रोस्टेट आपका ऐसा होता है जहाँ आपके प्रोस्टेट में इनलार्जमेंट हो जाए, और फिर आपको क्या होगी, आपको दिक्कत होगी किसमें, यूरिनेशन में, ठीक है, या फिर क्या बोलो आप, च्यूरेशन में, ठीक है। तो बीपीएच क्या है, आपकी इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है, यही आपका क्या है बीपीएच, उसमें क्या दोगे, टैमसुलोसिन, प्राजोसिन या फिर डॉक्साजोसिन। अब देखो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में क्या दोगे, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती क्या है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इज अ सीवियर मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डेंजरसली हाई ब्लड प्रेशर, आपका हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, एंड साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज, आपके ऑर्गन में डैमेज हो रहे हैं, डैमेज ऑफ वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट, किडनी एक्सेट्रा। इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी रिक्वायरिंग इमीडिएट इंटरवेंशन टू प्रिवेंट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस। उसमें हम कौन से ड्रग देते हैं, अगर आपका क्या है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, तो हम लाबेटालोल देते हैं, ठीक है, लाबेटालोल।
और अगर आपको पेरिफेरल वस्कुलर क्या है डिजीज, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज है, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज में क्या होता है आपका देखो क्या होता है, एक कंडीशन है जो आपकी इफेक्ट करती है ब्लड वेसल्स को प्राइमरली इन द फिंगर एंड टोज, कॉजिंग देम टू नैरो इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड और स्ट्रेस। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है आपका टेम्परेली उस एरिया में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है कलर चेंज हो जाता है, व्हाइट हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, रेड हो जाएगा, एंड देन रेड एंड समटाइम नंबनेस हो जाती है और आपको टिंगलिंग हो जाती है, कैन अकर ऑन इट ऑन और भी सेकेंडरी और अदर कंडीशन लाइक कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। अगर आपको ये है उसमें हम कौन सी देंगे आपकी प्राजोसिन, फेंटोलामाइन या फिनोक्सीबेंजामाइन। ठीक है, ये हम देंगे। अब लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन एक्सेस अगर आपका लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन में क्या देंगे फेंटोलामाइन। ठीक है, फेंटोलामाइन लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन एक्सेस में हम देंगे। और उसके बाद देखो आपका क्या है लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन एक्सेस, और उसके बाद क्या है फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा ये आपका क्या है एड्रेनल मेडुला का क्या ट्यूमर। ठीक है, Pheochromocytoma is a rare neuroendocrine tumor that develops in adrenal glands, particularly in adrenal medulla, which is the inner part of adrenal gland. इसमें हम कौन कौन से ड्रग देंगे फिनोक्सीबेंजामिन, फेंटोलामाइन, मिक्चुरेशन इनकॉन्टिनेंस इन वुमेन होगा। ठीक है आपका। अब साइड इफेक्ट्स क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है आपके, साइड इफेक्ट्स है फर्स्ट डोज फिनोमिना। देखो जो आपका प्राजो फर्स्ट डोज फिनोमिना क्या होता है, आप ये देखो फर्स्ट डोज फिनोमिना क्या होता है आपका, जो आपका प्राजोसिन है ना कैन प्रोड्यूस सीवियर हाइपोटेंशन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस विद इन 2 hours ऑफ टेकिंग द फर्स्ट डोज ड्यू टू पेरिफेरल पुलिंग ऑफ ब्लड। आपका पेरिफेरल पुलिंग ऑफ ब्लड होती है, उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है आपका सीवियर क्या हो सकता है हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन। सो द फर्स्ट ड्रग शुड बी गिवन एट बेड टाइम एंड एट फर्स्ट डोज शुड बी रिड्यूस। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं फर्स्ट डोज को कम रखते हैं और क्या करते हैं कि भाई तू सोते टाइम लेना ज़्यादा ड्रग, और ना तो पूरा दिन हाइपोटेंशन में रहेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी तेरी। ठीक है, इसलिए हम उसको बेड टाइम पे भी देते हैं। यानी क्या है फिर से देखो प्राजोसिन कैन प्रोड्यूस सीवियर हाइपोटेंशन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस विद इन द 2 hours ऑफ टेकिंग द फर्स्ट डोज ड्यू टू पेरिफेरल पुलिंग ऑफ ब्लड, ड्यू टू पेरिफेरल पुलिंग ऑफ ब्लड। So the first drug should be given at better time or at first dose should be reduced. अब पोस्टरल हाइपोटेंशन क्या होता है मोर विद नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लोकर। नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लोकर क्या है हमको पता नहीं ना, वो अल्फा 1 को ब्लॉक करेगा अल्फा 2 को ब्लॉक करेगा। अगर उसने अल्फा 2 को ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा आपको पोस्टरल हाइपोटेंशन भी हो सकता है, फिर आपका रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी हो सकता है, सेम आपका रिफ्लेक्सिव टैकीकार्डिया भी हो सकता है। और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया में क्या है ये भी आपका क्या है नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लोकर की वजह से हो रहा है। नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लोकर ब्लॉक अल्फा 1। ठीक है, अल्फा 1 ब्लॉक हुआ मीडिएटेड वैसोकंस्ट्रिक्शन एज वेल एज अल्फा 2 मीडिएटेड ऑटो इनहिबिशन ऑफ प्रीसाइनेप्टिक रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइन। ठीक है, as a result of alpha 1 blocking there will be vasodilation and alpha 2 blocker causes increased release of noradrenaline। ठीक है, आपका noradrenaline का एक increase रिलीज होगा by decreasing auto inhibition, thus increase noradrenaline acts on beta 1 receptor of heart thus produce tachycardia। ठीक है, अब जब आपका noradrenaline तो वहाँ ज़्यादा ही ज़्यादा हो गया ना, अब वो आपके कहाँ जाएगा, वो आपके बीटा 1 पे जाएगा, बीटा 1 के जैसे आपको क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। ठीक है, अब देखो एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिव अल्फा 1। अब अल्फा 1 ब्लॉकर है, अगर अल्फा 2 ब्लॉक होता तो आपको क्या भी होता पोस्टरल हाइपोटेंशन टैकीकार्डिया। अब अल्फा 2 ब्लॉक, अब अल्फा 1 ब्लॉक नहीं अल्फा 1 ब्लॉक हुआ तो उसके हिसाब से क्या हुआ लेस देखने को मिलेगी, यानी लेस पोस्टरल हाइपोटेंशन और लेस रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। ये सेलेक्टिवली ब्लॉक अल्फा 1 रिसेप्टर, बट एज इट डज नॉट ब्लॉक अल्फा 2 रिसेप्टर सो अल्फा 2 मीडिएटेड ऑटो इनहिबिशन ऑफ कैटेकोलामाइन इज मेंटेन। तो उसके से क्या होगा नो एक्सेसिव कैटेकोलामाइंस, तो एक्सेसिव कैटेकोलामाइन नहीं होगा और आपको लेस रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होगा। ठीक है, अब आप देखो टेम्सुलोसिन देखते हैं। टेम्सुलोसिन क्या है, टेम्सुलोसिन आपका क्या है अल्फा 1 एंटागोनिस्ट, हाई बायोअवेलेबिलिटी, लॉन्ग हाफ लाइफ है इसकी 9 से 15 घंटे की, एक्सटेंसिवली क्या होता है मेटाबोलाइज, लेस पोस्टरल हाइपोटेंशन, रिलेटिवली ग्रेटर पोटेंसी फॉर इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टेटिक स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लिनिकल यूज आपके बीपीएच और हाइपरटेंशन। टेम्सुलोसिन क्लिनिकल यूज किस में बीपीएच और आपका क्या हाइपरटेंशन। आज वीडियो में तो नहीं, अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे आपके बीटा ब्लॉकर्स।